बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। प्रोग्राम के मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब की मसरूफियत की वजह से आज भी शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जिस इजलास का पूरी पीडीएम को शिद्दत से इंतजार था वो शायद अब कभी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल होने वाला इजलास आज अचानक मुलतवी कर दिया है। 4 अप्रैल को पहले भुट्टो शहीद की बरसी के दिन की तारीख दी गई, फिर रावलपिंडी का जलसा कोरोना की सूरत हाल के बाइस मुलतवी हो गया। 5 अप्रैल की तारीख दी गई थी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और आज बिलावल भुट्टो के मुताबिक ये इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है और वजह सेनेट का इजलास बताया गया है। क्या इस इजलास को मुलतवी करने की वजह वाकई सेनेट का इजलास है या फिर पीडीएम की 5 जमातों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांगी जाने वाली वो वजाहत है जो बाप से वोट लेकर यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनाने की तलब की गई है? सूरत हाल अब यह है कि पीडीएम का इत्तेहाद इस वक्त इत्तेहाद के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई का प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है। आज के शो में पीडीएम के मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी पीटीआई से कवल शोजब साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ देंगी सहर कामरान साहिबा, और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली गौहर बलोच साहब। इन सबसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप तमाम लोगों को प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सहर कामरान साहिबा, आप ये बताइएगा कि आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया है और कोई नई तारीख भी नहीं दी गई है। आखिर कितना इंतजार कराएंगे आप पीडीएम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फवाद। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुलतवी होने से पीडीएम का इजलास तो मुलतवी नहीं हो रहा ना। अभी मौलाना साहब की तबीयत नासाज है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे बात भी की है फोन पे, तो इंशाल्लाह पीडीएम का इजलास होगा, उसमें पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी। इसी पे सिर्फ एक मामला है जिस पर हमें मुशावरत करनी है। बाकी जो तमाम मामलात हैं, जिन नुकात पे इत्तेफाक हो चुका है, उनके ऊपर पीडीएम की मीटिंग के अंदर बातचीत हो सकती है। मैं समझती हूँ इसके अंदर एक जो हमारी सीईसी की मीटिंग का मुलतवी होना, क्योंकि सेनेट का इजलास कॉल हो गया है, मेंबर्स इजलास में आ जाएंगे, वहां पे मौजूद नहीं होंगे, तो उसमें मैं समझती हूँ कि उससे जो है वो पीडीएम को या पीडीएम के इत्तेहाद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही इसमें कोई इंतजार की बात है। क्योंकि असल चीज ये है कि हमें मैच्योर पॉलिटिशियंस की तरह बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। असल चीज ये है कि हमारे सामने जो अहदाफ है, जो हमारे सामने कॉज है, उसको लेके आगे चलना चाहिए। असल चीज ये है कि हम पाकिस्तान को आज जो चैलेंजेस है दरपेश, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए, उसको सामने रखना चाहिए। मैं समझती हूँ बाकी तमाम मामला कोई ऐसे मामला नहीं है जो हम बैठ के बातचीत करके जो है वो हल ना कर सके। हो जाती हैं बात बातों पे सेंटिमेंटल बातें भी हो जाती हैं, उनको इग्नोर भी करना चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मैच्योर पॉलिटिक्स पे यकीन रखती है, और हम ये चाहते हैं कि तमाम मामला जो है वो एहतराम के जरिए बाहिमी इत्तेफाक से जो है हल हो। हमारी जो बड़ी कॉज है हम उसको सामने रखें और इस तरह के नई हालात पैदा करें जिससे इस तरह का तासुर मिले कि हम आपस में, बजाय ये कि जो मकसद है उसको छोड़ के हम आपस के खिलाफ का शिकार हो गए। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, ये बात तो किसी हद तक सही है सहर कामरान साहिबा की कि भाई पीडीएम के हवाले से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सीसी का इजलास मुलतवी किया है ना, तो पीडीएम को तो इजलास करना चाहिए ना। अभी मौलाना फजलुर रहमान की ये बात सही है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन पीडीएम को कम से कम इजलास तो बुलाना चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुलतवी किया है, इस मरतबा सेनेट के इजलास की वजह बताई गई है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी फैसला करने से हिचकिचा रही है? अली गौहर बलोच साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है पीपल्स पार्टी का, वो उनका अपना मामला है, वो बिल्कुल ठीक है, मुलतवी कर सकते हैं, जब चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आपको पता है कि जिन इश्यूज़ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें पूरे पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके लिए शो कॉज नोटिस की बात की है मौलाना साहब ने, और वो जब इनको मिल जाए तो उसका यकीनी तौर पर ये जवाब आकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर देंगे। और हम यही चाहते हैं, आपको पता है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जितनी भी मूवमेंट चली है, अल्हम्दुलिल्लाह
अगरचे हुकूमती पार्टी ने मुकदमात कायम किए, हमारे रास्ते रोके, लेकिन हमारे इत्तेफाक की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी कामयाबियाँ हुई। और बिलखसूस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जो कि एक नामुमकिन काम नज़र आता था, ये PDM का प्लेटफॉर्म ही था कि जिसमें एज अ सेनेटर उनको कामयाबी मिली। और आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में भी जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 49 वोट्स थे, और वो सिर्फ उनके वोट चूँकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुकूमती पार्टी का था, और वो मतलब है कि वो जो ज़ाया किए गए वोट वो एक्चुअली तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के ऊपर स्टैंप लगी थी। बहरहाल PDM जो है वो अपनी कामयाबी का सफ़र जारी रखेगा। पार्टीज़ में आपस में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी अपनी इस बात की वजाहत करेगी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए 2 वोट लेके और अपने PDM के प्लेटफार्म पे जो पार्टीज़ हैं उनको नाराज़ करके ये स्टेप, और बिलखसूस PDM की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर ये क्यों उठाया, इन चीज़ों की वजाहत ANP को भी देनी पड़ेगी और पीपल्स पार्टी को भी देनी पड़ेगी। और हमारी भी ये कोशिश है कि PDM जो है वो उसमें इत्तफाक रहे। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल है, वो इस चीज़ में है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। बात ये नहीं है कि कोई नून लीग को इक़्तिदार मिल जाए, पीपल्स पार्टी को मिल जाए या किसी और पार्टी को मिल जाए। बात ये है कि जो रात के 12 बजे RTS सिस्टम को बंद करके और वोट चोरी करके आए और उनकी वोट चोरी के ऊपर जो मुसद्दका स्टैंप लगा दी, जिनको एज अ चोर रजिस्टर कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया डस्का के ऊपर जो उन्होंने फैसला दिया है। अब बुज़दार और इमरान खान को भी कटहरे में लाया जाएगा कि आया ये चोरी आपने क्यों और की? कटहरे में लाएगा कौन? अली गौहर बलोच साहब, यही अभी फैसला करना है। आपका नुक्ता आ गया है, मुझे कंवल शोज़ब साहिबा की जानिब भी जाना है। कंवल शोज़ब साहिबा, सबसे पहले तो आप कोरोना के मरज़ से सेहतियाबी पाकर आप आई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों की बातों से अंदाज़ा यही हो रहा है कि किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को, चूँकि ये सब एक तरीके से आपस में तो PDM में इख्तलाफात हैं, लेकिन आपके ख़िलाफ़ तो ये लोग मुत्तहिद हैं, परेशानी तो नहीं है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फवाद, बहुत शुक्रिया। वाकई कोरोना से लड़ाई लड़ी है और मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, तकरीबन हम 15 से 16 लोग थे। कल आखिरी 2 लोगों का नेगेटिव टेस्ट आया और काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा हमने, तकरीबन 1 महीना, और काफ़ी कुछ समेत मेरे 2-3 लोग हम काफ़ी सीरियस रहे। तो इसको सीरियस लें, ये बहुत एक जो अभी वेव आई हुई है, ये बहुत डेंजरस वेव है, 2 वे हिट करती है। तो ये पब्लिक के लिए है कि इसको ये मत समझे कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, कोरोना एग्जिस्ट करता है, और ये इस दफ़ा की वेव ज़्यादा लीथल है। जहाँ तक आपने PDM की बात की, तो देखें, इन्होंने सहर कामरान साहिबा कह रही थी कि पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्लिमानी सियासत करती है, और मैं समझती हूँ कि इस पार्लिमानी सियासत के लिए इन्होंने PDM का फोरम इस्तेमाल किया, और उसी सियासत की खातिर उन्होंने तमाम सियासी जमातों को अपने आगे लगा के रखा, जिसमें नून लीग को सबसे ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उनको भाईचारा और वो सुहाने ख्वाब दिखा के एक मूवमेंट चलाने का जो तमाशा लगाया, फिर सबको इस्तीफों के झांसे दिया। आपने देखा कि पार्लिमानी सियासत को उन्होंने कभी खैरबाद नहीं किया, हाँ हाँ करते रहे, साथ साथ तालियां ज़रूर बजाते रहे, लेकिन लाहौर के जलसे के बाद उन्होंने इन सबको राज़ी कर लिया कि हम सिंध की ना हुकूमत छोड़ेंगे, ना हम ज़िमनी इंतखाबात छोड़ेंगे, और ये सारे मान भी गए। उसके बाद फिर उन्होंने इनको कन्विंस करके वो अपने एजेंडा पे भी ले आए कि सेनेट में हमारा ही उम्मीदवार होगा, अपना उम्मीदवार भी ले आए। अली गौहर बलोच साहब के समेत इन्हीं की पार्टी की टिकटें दिखा के उन्होंने बहुत सारे लोगों से झांसा दे के अपने ही उम्मीदवार को वोट भी डलवा लिया, और फिर लास्ट जो था वो सेनेट में उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का इरादा या चेयरमैन सेनेट बनने का जो इरादा था वो पूरा कराने की जहां बात आई, तो फिर शायद इन्हें थोड़ा सा होश भी आया कि भाई हम तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, हमें तो वो ताज़ा और जूसी गंडेरियों की तरह चूस चूस के पीपल्स पार्टी छिलकों की सूरत में फेंकती जा रही है, और अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की वो उन्होंने पूरी जो सियासत है वो की है, पार्लिमानी सियासत। और दोनों पार्लियामान में आप देख लें उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया और मजबूत होकर भी दिखा दिया। मरियम बीबी क्योंकि पार्लिमानी ना लीडर है ना पार्लियामेंट की उन्होंने अभी तक सियासत की, इसलिए वो जितने लाइक कली होते पागो चली वाला काम उन्होंने करती नहीं। जैसे ही मरियम साहिबा से उनका काम खत्म हुआ, PDM की जो फोरम की उनको जरूरत नहीं रही, देख लें उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के हक में जाके फौरन
अपना बोझ डाल दिया कि जी उनसे बात होगी और अब पंजाब में हम अदम इस्तेकाम ले आएंगे, और वो बिलावल साहब ने फौरन पैंतरा बदल लिया। तो वाकई ये इनके जो पीडीएम के फोरम से जो गेन पीपल्स पार्टी कर सकती थी, बहुत बहुत तरीके से मैं समझती हूँ दाद देने वाली बात है कि इनको आगे लगा के एक तमाशा भी लगा लिया, एंटरटेनमेंट भी हो गई, सियासी गहमा गहमी भी हो गई और उनका मतलब भी निकल गया। लेकिन कंवल शोजब साहिबा, आपने भाईचारा कर लिया, इन्होंने भाईचारा कर लिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात किस तरह के चल रहे हैं? कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कोई आप लोगों के दरमियान आपस में वर्किंग रिलेशन भी कायम हो जाए, चूंकि 3 साल तो हो गए, अगले 2 साल में कोई ऐसी भी हैपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, बाप चारा तो मरियम बीबी ने बयान दिया है कि बाप के कहने पे इन्होंने वोट लिए या क्या, हमारा तो उससे लेना देना नहीं है। जी जी। और जहां तक भाईचारे की बात है तो देखें, एक पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और हम सब मानते हैं इस बात को, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जहां अपोजिशन होती है डेमोक्रेटिकली अगर वो बिहेव करती है तो वो उतना ही रोल रखती है जितना गवर्नमेंट रखती है। अगर प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में अगर इस अपोजिशन ने अपना रोल प्ले किया था तो आज शायद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला चुके होते, हम कई बहुत सारे बिल हैं वो ला चुके होते। लेकिन मसला ये कि जब हम प्रोसीडिंग्स चलाने लगते हैं तो अली गौहर बलोच साहब भी सबसे पहले पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको हिंडर करते हैं और फिर 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट इजलास रोकना पड़ता है। इनके लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप ये मत करें, लोग अपने बिल लाए हुए हैं, प्राइवेट मेंबर डे है, बात करने दें। बात ये है कि जब तक आप जमहूरियत सिर्फ अपनी चंद लीडरशिप की करप्शन बचाने और ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो नैब की हैं वो देते रहेंगे तो मुल्क की कई संजीदा मामला है जो आगे नहीं चलेंगे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे फैटफ की जब डिलिब्रेशंस हो रही थी तो पीपल्स पार्टी के फ्लोर से खड़े होकर शेरी रहमान ने कहा और इनके जो हैं वो मोहसन साहब ने कहा, रांझा साहब ने, कि जी हमने इनको अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी, डिलिब्रेशंस की हैं हुकूमत को, हमारी डिलिब्रेशंस के साथ अमेंडमेंट्स आई हैं, 80% इनकी बात हमने सुनी। डेडलॉक कहाँ हुआ जब इन्होंने कहा कि जी ये नैब में से 34 अमेंडमेंट्स करके इसको तो आप खत्म करें, वहां डेडलॉक हो गया। तो जहां अगर पेशरफ्त करेंगे, जहां आवाम के इंटरेस्ट को वॉच करेंगे तो हम सुनेंगे इनको, हमारी मजबूरी हम सुनेंगे और मामलात को लेके चलेंगे। इसको आप भाईबंदी कह लें, भाईचारा कह लें या आवाम की फलाह कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन ये पार्लियामेंट्री जमहूरियत का एक तरीके चले। ये कंवल शोजब साहिबा आप कह रही हैं कि भाईचारा हो सकता है, भाईचारा हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स भाईचारा नहीं फवाद, एक सेकंड, भाईचारा नहीं हो सकता। हाँ। जो डेमोक्रेसी में एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स चाहिए अगर उस तरीके से चलेंगे तो वो पार्लियामेंट में सबको नजर आएगा। लेकिन अगर ये कहेंगे हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर आपके सामने ही रिजल्ट है। फिर ठीक है, आवाम के इंटरेस्ट में तो भाईचारा हो सकता है। सहर कामरान साहिबा, कंवल शोजब साहिबा की बातें आपने सुनी। अब बात यह है कि आप लोग पीडीएम में इख्तलाफात इतने करके बैठे हुए हैं, पोजीशन आप लोगों की ये हो गई है कि हुकूमत आपको सीरियस लेने में भी अब जो है ना बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं पा रही है। सहर कामरान साहिबा, डू एंड डाई की पोजीशन क्यों नहीं आप लोग इख्तियार करते? असल बात, जो असल नुक्ता है, हुकूमत को आप लोगों ने घर भेजना है, इसके लिए आप लोग जमा हुए हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, असल नुक्ते की तरफ क्यों नहीं आते? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिर्फ बयानात देने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने बयान दिया है कि भाई हर वक्त आर या पार नहीं हो सकता, तो फिर बयानबाजी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी दी जाती है, फिर उसके रद्द-ए-अमल में नून लीग की तरफ से बयान आता है। बयानबाजी से आगे कब बढ़ेंगे आप लोग? शुक्रिया फवाद। सबसे पहले तो कंवल शोजब साहिबा को सेहत याबी मुबारक हो और अल्लाह ताला सबको कोविड से महफूज रखे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि बिल्कुल संजीदगी सामने रखें। आपने तो मतलब एक आजमाइश से गुजर गई कोविड की, आपकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ने क्या गुनाह किया है कि इस हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है कोविड को लेके। रोजाना 100 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं उससे ज्यादा होंगे। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन जो है वो अभी भी डिजास्टर बना है, जिनको पहली डोज लग गई उनको दूसरी नहीं मिल रही। पहला मुल्क है जहाँ पे जो है वो वैक्सीन की खरीदो फरोख्त होगी, जहाँ पे चले जो लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे वो लगवा लेंगे। लेकिन 22 करोड़ की आबादी है, बाकी अवाम का क्या होगा उसकी तरफ सोचें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बात की है, मैं समझती हूँ कि बहुत रिस्ट्रेंट का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। अगर जो है किसी किस्म की वजाहत किसी को चाहिए, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी एक जो है बड़ी जमात है और तमाम जमातें अपने अपने नजरियात के साथ, अपने अपने वजूद के साथ, अपनी अपनी जो एक मैनिफेस्टो है उसके साथ है।
पीडीएम एक सियासी अलायंस है, ना पार्टियां एक दूसरे में जम हुई हैं, ना ही ये कि हमने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज पर, अपनी सोच पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे हम हमेशा बिलीव करते हैं। मैं याद करा दूं कंवल जोसेफ साहिबा को कि ये लोग तो इस्तीफे देने के बाद भी तनख्वाहें लेते रहे और इस्तीफे दिए, तो पीपल्स पार्टी का भी कंसर्न यही था कि इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा, कि अगर फर्ज करें कि हमारे 45% इस्तीफे देने के बाद अगर ये हुकूमत जो है वो नहीं गिरती और बाई इलेक्शन होते हैं तो क्या हम हिस्सा लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, हिस्सा लेंगे तो इस्तीफा देने वाला फैसला कितना देर पा और कितना सही साबित होगा। तो ये वो चीजें थी जो पीडीएम के मीटिंग्स में डिस्कस हो सकती थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सी वजाहतें चाहिए हैं कि तलाल चौधरी का एक गलत ट्वीट क्यों आया, बहुत सी वजाहतें चाहिए हैं कि वो 2 दिन के अंदर सब कुछ इतनी खुशअस्लूबी से चल रहा था, क्यों इस किस्म के बयानात आए, उसके पीछे क्या था, ये तमाम बातें। देखिए वो अगर अंदरूनी तनाव था या कोई रिलीफ था, जो भी चीजें थी उसके ऊपर हम बैठ के पीडीएम की मीटिंग्स पे तय कर सकते हैं। ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ नुकसान दे रही है। जब सवाल होते हैं तो वो कहीं उनके जवाब देने पड़ते हैं, और मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ही जो है वो मैच्योरिटी के साथ और बड़ा रिस्ट्रेंट के साथ उन्हें जवाब दिए। उन्होंने यही कहा है कि हम मीटिंग पे इन चीजों को डिस्कस करेंगे, हम एहतराम करते हैं एक दूसरे का, इख्तलाफ हो सकते हैं, इख्तलाफ तो एक घर में भी हो जाते हैं। बाकी मैं ये समझती हूँ कि ये जो हुकूमत चल रही है जो ये सोच रही है कि जी पीडीएम कमजोर हो गई, आप तो मुल्क कमजोर कर रहे हैं, आप तो टोपियां बदल बदल के मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप एक टोपी पहनते हैं, एक फैसला करते हैं, दूसरी टोपी पहनते हैं, दूसरा फैसला करते हैं, और टोपियों की इत्तला भी कहां से आ रही है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से आ रही है। फिर इनके एक मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि वजीर आजम साहब टोपियां बदलते हैं। भाई आप टोपियां बदले हैं, आप अवाम को टोपियां पहना रहे हैं, आपको कोई एहसास है कि आप पाकिस्तान को किस नहेज पर लेके जा रहे हैं? यानी इनको ना इस बात का एहसास है कि कौमी मामलात को कैसे तय करना है, ना इनको ये एहसास है कि आज पाकिस्तान के अवाम की सफरिंग क्या है, ना इनको ये एहसास है कि इन्होंने महंगाई और गुर्बत का जो है वो तौक डाल दिया है लोगों के गलों में। लेकिन सहर साहिबा सारी चीज़ें अपनी जगह, जो इख्तलाफात आपके इस कदर बढ़ गए हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो है वो ट्वीट कर देते हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में भी बाप का किरदार था। जब इस तरह की ट्वीट की जाएंगी तो फिर तो दरारें तो पड़ेंगी ना। देखिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमें बहुत मैच्योरिटी के साथ जवाब देना चाहिए। एक्चुअली जब इस तरह के बयानात आते हैं, और स्पेशली मैं कहूँगी कि जो सियासत होती है उसके अंदर आपको मैच्योरिटी, चाहे आपके इख्तलाफात हो, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो। आज बात की है ना, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब को कॉल की है, ठीक है, इसी तरीके से हमारी बातचीत एक दूसरे के साथ चलती रहती है। सही है। और एक बात और मैं आपको बहुत अहम बता दूं कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, देखिए हमने एक असूली फैसला था, ये मिसाके जमहूरियत में भी था, कि जो जिसकी मेजॉरिटी होगी वो उसी के पास ही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जो हमने नेशनल असेंबली में किया। जिसकी मेजॉरिटी होगी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उसी के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, जो हमने नेशनल असेंबली में किया। तो फिर उस मीटिंग का क्या, जो शाहिद खाकान अब्बासी के घर में हुई थी सहर कामरान साहिबा, उस मीटिंग का क्या फिर? जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे जरा सा कंप्लीट करने दें जी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर के लिए पीपल्स पार्टी इस हद तक गई कि शहबाज शरीफ को यह हुकूमत चेयर देने को तैयार नहीं थी, और पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की चेयर से रिजाइन किया, जिसमें अली हैदर गिलानी ने भी रिजाइन किया, जो कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं मीटिंग की बात, वो मीटिंग थी, अगर उस मीटिंग से पहले के भी बयान पढ़ लें, वो मीटिंग थी डिप्टी चेयरमैन की चेयर को तय करने के लिए। सही है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने और चेयरमैन ने हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे, राजा परवेज अशरफ, उनको ये कहा था कि आप इस फैसले में बिल्कुल आप अपनी राय मत दीजिएगा, क्योंकि हमने जो एक चेयरमैन सेनेट के लिए रिक्वेस्ट की थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये जो भी फैसला करते हैं वो हमें कबूल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत भी गए, जो हमारी पीडीएम की मुश्तरका फतह थी, ठीक है। तो उस जीत के बाद जो 2 दिन थे, आई बिलीव कि शायद बदगुमानियां थी या ऐसी कोई सोच सामने आ गई जिसकी वजह से इस तरह की बयानबाजी शुरू हुई और लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मुंसलिक किया गया। लेकिन ऐसी कोई चीज लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात, चलिए ये आप कह रही हैं ना सहर कामरान साहब, ये सारी चीजें हमारे इल्म में है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि जी ये पहले तय हो गई थी। चलें ये तो खैर अब एक माजी का किस्सा हो गया, इससे आगे बढ़ना है हमें। पार्टी के पास उतने वोट थे जितना उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए चाहिए, तो ये चीजें हम आपस में तय कर सकते थे। उसके लिए
कुछ इमेच्योर बयान थे जिनकी वजह से तल्खी पैदा हुई। लेकिन ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है सैर कामरान साहिबा कि राजा परवेज अशरफ साहब ये बात ओन कर चुके हैं कि हाँ जी ये बात हुई थी और मैंने इसके ऊपर हाँ कर दी थी। खैर बहरहाल अली साहब की तरफ मुझे जाना है। अली साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया ऑपोजिशन के ऊपर। वो कह रहे हैं ऑपोजिशन सिर्फ ऑपोजिशन की ऑपोजिशन कर रही है, यानी आप लोग हुकूमत की ऑपोजिशन नहीं कर रहे हैं जिससे हुकूमत को फायदा हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सर। वो कह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। देखें फाद, बात यह है कि मेरे बाकी दोस्तों कुलीग ने काफ़ी टाइम लिया है तो मुझे प्रॉपर टाइम देंगे। गुजारिश ये है कि आप देखें कि ये मसला किसी इक़्तिदार के हसूल का नहीं, ये मसला जो है किसी पार्टी के ओहदे लेने का नहीं, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। ये पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी का मसला है। ये पाकिस्तान में रात के 12 बजे जो है डाका डाल के और रियासती, मैं समझता हूँ कि रियासत गर्दी के ज़रिए अवाम का वोट को चुराने का मसला है। और अगर हम पाकिस्तान की अवाम का फ्यूचर चाहते हैं, अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो उसके लिए हम पार्टीज़ को कुर्बानी देना पड़ेगी। हमें मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान की अवाम के बयानिए के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तारीख गवाह है, आज आप इस बात को देख लें, लिख लें, और ये चीज़ नविश्ता दीवार है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज पाकिस्तान के अवाम के बयानिए के साथ नहीं खड़ी होंगी, कल उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान की अवाम से कुछ नहीं मिलेगा। और आज अगर हम किसी बाप पार्टी से और किसी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हम चाहें कि हम पीडीएम के प्लेटफार्म से भी फ़ायदा उठा लें और साथ अपोजिशन के वो मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी फ़ायदे उठाएं, तो ये सिस्टम सकता। और इसमें हमसे ज़्यादा हम तो अपनी जगह पर खड़े हैं, हम पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं, हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इस जगह पर नहीं खड़े होंगे, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे नुकसान वो अपना ही करेंगे। रह की बात मौजूदा हुकूमत की, अभी कमल शोधब साहिबा बात कर रही थी, बयानबाजी का तो बता दें सर। करते कब है आप लेजिस्लेशन करते कब है? आपने तो एक फैक्ट्री खोली है ऑर्डिनेंस जारी करने की, और आप हर काम ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं। किसी किस्म की लेजिस्लेशन में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आज भी आप कंटेनर के मोड के ऊपर खड़े हुए हैं और दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं करप्शन के। आप आज देख लें कि अगर आप चीनी चोरी कर लें तो आप, अरे भाई ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना सर, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो तो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सर। आप कह रहे हैं पीटीआई वाले आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन बिलावल जो आपके इत्तेहादी हैं सर, आपके साथ बैठे हैं, वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ऑपोजिशन नहीं कर रहे सर। उनका तो जवाब दे दें मुझे। वो ठीक है, जिस किस्म की ऑपोजिशन बिलावल साहब करना चाह रहे हैं उस किस्म की हम वाकई नहीं कर रहे। मैंने तो आपको उस चीज का जवाब दे दिया है। अच्छा, कौन सी ऑपोजिशन करना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो आप नहीं करना चाह रहे सर? हम वो ऑपोजिशन करेंगे जिसकी सहर हो, जिसका पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, जिसका मियां नवाज शरीफ चाहते हैं, हम वो ऑपोजिशन करना चाहते हैं। हम वो ऑपोजिशन नहीं करना चाहते जिससे हम बाप से 2 वोट लेकर कभी हम सेनेट का इलेक्शन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़ लें और बाप के वोट लेकर जो है वो मतलब है कि ऑपोजिशन लीडर का ओहदा ले लें। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे जमहूरियत नहीं चलेगी। आज हमारा मुकाबला चीनी चोरों के साथ है, आज हमारा मुकाबला सुनामी ट्रीज में पैसे खानों वालों के साथ है, आज हमारा मुकाबला बीआरटी पेशावर से अरबों रुपए हड़प करने वालों के साथ है, आज हमारा मुकाबला फॉरेन फंडिंग केस में पैसे खानों वालों के साथ है। और आज आप देख लें कि पाकिस्तान में किस किस्म की हुकूमत, हम कहते थे ये जो इन्होंने ब्रॉडशीट केस में बनाया, वो आप देख लें कि 3 नैब के चेयरमैनों को कितनी आसानी के साथ मतलब है कि उन्होंने गोल कर दिया और उसको उनका जिक्र भी नहीं किया जो असल जिम्मेदार हैं। और आपको ये जो इल्जामात आप लगा रहे हैं, इतने इल्जामात लगा रहे हैं अली गौहर साहब, कवल शोजब साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनसे जवाब ले लेते हैं ना। जो अली गौहर साहब कह रहे हैं कवल शोजब साहिबा कि पाकिस्तान के अवाम ये तय करेंगे कि वो किसके साथ हैं, वो अपोजिशन के साथ हैं या फिर हुकूमत के साथ हैं। लेकिन आप लोग से अगर बात की जाए तो आप लोग पीडीएम को किसी खातिर में ही नहीं लाते। लेकिन पीडीएम के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस भी
आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जो एक मईशत का हवाले से, महंगाई के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है ना। उस पर कैसे काबू पाएंगे आप लोग? अब रमज़ान सामने आने वाला है, रमज़ान में जितनी महंगाई की बातें की जा रही हैं कि महंगाई उरूज पर चली जाएगी, तो फिर आम आदमी को कैसे रिलीफ देंगे? अगर आम आदमी को आप लोग रिलीफ नहीं देंगे तो अल्टीमेटली तो उसके पास तो चॉइस फिर ऑपोजिशन की है ना, तो फिर तो वो ऑपोजिशन जमातों को सपोर्ट करेगा। कमल। अच्छा देखें, जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी कमल। सहर कामरान साहिबा ने कोरोना की बात की, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा सीरियस, हम बहुत सीरियस ले रहे हैं। आपके पास सिंध की हुकूमत है, आप अपनी सीरियसनेस बताएं, कोई ट्रेंड सेट करें कि ये फॉलो करने वाले हैं, तो वो हम ज़रूर कर लेंगे। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, 98% जो आबादी है उसके लिए वैक्सीन की कोशिश की जाएगी। इन्हीं फवाद चौधरी साहब ने ही कहा कि ये वैक्सीन हम प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर को देनी है वो भी आनी शुरू हो गई है, और हम इनकरेज कर रहे हैं कि लोग आएँ और आके बेहतरीन इंतजामात के साथ वो अपनी वैक्सीन लगाएँ। और वो आपने बहुत सारे हमारे इंतहाई जो नाकदीन है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, जिनको हुकूमत हर वक्त आटा गुंदी हिल्दी क्यों है का मसला रहता है कि ये किया तो ऐसे क्यों, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो इंतजामात किए गए वैक्सीन लगाने के वो बेहतरीन है। दूसरा इन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म हैड चेंज करते, तो ये टेक्निकल एक पॉइंट है कि एक लाइन मिनिस्ट्री का इंचार्ज और एक वज़ीर आज़म के डिसीजन में इस तरह से फ़र्क होता है कि मुस्तफ़ा एपेक्स केस की जो जजमेंट आई हुई है वो देख लें। उसका मतलब ये कि एक अकेला शख्स वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ मिलकर जो डिसीजन करता है उसको वज़ीर आज़म का डिसीजन कहा जाता है। और जब एक मिनिस्टर इंचार्ज या किसी एक मिनिस्ट्री का जो भी इंचार्ज हो, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान ही हो, लेकिन उनको एक मिनिस्टर काउंट किया जाएगा उस समरी को, एक मिनिस्ट्री की को, और कैबिनेट के डिसीजन को जब तक सारी काबीना मिलकर डिसीजन ना करे उसको काबीना का या वज़ीर आज़म का डिसीजन इन कलेक्टिव काउंट नहीं किया जाता। ये दो टेक्निकल बातें जो मेरे ख्याल में लोगों को समझ आनी चाहिए, और ये सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको भी समझ आनी चाहिए कि ये हिस्सा है आपके आइन का और रूल्स ऑफ बिजनेस का। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि जनाब रियासत गर्दी का जिक्र कर रहे हैं मेरे कुलीग अली गौहर साहब, देखिए अल्फाज का चुनाव करते हुए थोड़ा सोचा करें। अयाज सादिक साहब ने इसी किस्म की एक स्पीच की असेंबली में खड़े होके, और माशाल्लाह इतनी दाद वसूल की इंडिया से, उनकी तालियां ही नहीं खत्म हो रही थी। आप लोगों ने एक अपनी आदत बना ली अपनी रियासत को अपनी जो आपकी दहशत गर्दी है उसका शिकार करने का। आपकी मरियम बीबी मुस्तकिल यही करती रही पीडीएम के फोरम से, और उनका सिर्फ टारगेट यही होता है कि जो उनकी दुनिया जिंदगी में मसले मसाइल हुए हैं, उनकी सर्जरी नहीं हो रही है तो रियासत का मसला है, उन्होंने गुनाह किए हैं, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी अरबों की उनकी जायदादें निकल रही है, तो रियासत का चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, चूंकि जो ऑपोजिशन आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब बतौर वजीर अगर फैसला करें तो वो अलग, और बतौर वजीर आजम अगर वो फैसला करें तो बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसा क्यों है? कमेंट करते, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं फिर वापस आके अपना टाइम लूंगी, क्योंकि इन दोनों को आपने पूरा टाइम दिया और बहुत सारे आपको भी बहुत टाइम दिया है। कमल आप इसके ऊपर तो कमेंट करें। नहीं, मैंने बात करनी है। देखें, जब एक मिनिस्ट्री के पास समरी आती है तो वो सारी रिकमेंडेशंस आई हैं बिजनेसमैन की, और ये मिनिस्ट्री मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ, और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल यानी इक्तिसादी राब्ता कमेटी, जिसमें प्लानिंग मिनिस्ट्री भी बैठती है, जिसमें दूसरी मिनिस्ट्रीज भी बैठती हैं, और एक प्रॉपर चीज़ों पे सब्जेक्ट पे डिस्कशन होती है। फिजिबिलिटी ये है कि अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो नियरेस्ट जो और सस्ता तरीन अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो वो अक्रॉस द बॉर्डर है, जहाँ से पहले आम और साड़ियां आते थे, जहां से टमाटर इंपोर्ट होते थे, जहां से सब कुछ इंपोर्ट होता था। लेकिन अगर पॉलिटिकल आप देखें और काबीना का फैसला देखें तो वहां फॉरेन मिनिस्टर भी बैठते हैं, वहां स्ट्रेटेजिस्ट भी बैठते हैं, वहां डिफेंस मिनिस्टर सब बैठते हैं, और उन्होंने ओवरऑल एक मिनिस्ट्री के डिसीजन को जज करना है कि वो पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, स्ट्रेटेजिकली, और इस वक्त जो हमारी इस खत्ते में सिचुएशन है उसके हिसाब से ये फैसला वाइबल है या नहीं, और उसको चेयर करते हैं उस वक्त वजीर आजम, जो उस पूरी काबीना की डिस्कशन के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये इसमें कोई मेरे ख्याल में राय या अवाम होना नहीं चाहिए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का हिस्सा है। और इसमें अगर मेरा रोल बतौर एक वालदा के होगा तो वो मैं ही होंगी कवल शोजब, लेकिन बतौर वालदा मेरा रोल फर्क होगा। लेकिन अगर मुझे तमाम अपने बच्चों को बिठा के उनमें कोई डिसीजन करना है तो फिर कलेक्टिव डिसीजन होगा, और साथ मेरी पूरी फैमिली का भी कंसेंसस शामिल होगा। तो मैं एक अकेली उस वक्त नहीं कैपेसिटी में करूंगी, हो सकता है कि मैं ही उनको चेयर वैसे कवल नाकाबिले दिफा का दिफा कर रही हैं आप, कॉम्प्लिकेट किए जाए।
मैं आपको फखरिया बता रही हूं कि जिस चीज पे हमें फायदा हो सकता था, हम रॉ मटेरियल सस्ता लाके और मजीद अपने बिजनेसमैन को फायदा दे सकते थे, लेकिन हमने अपनी कश्मीर की स्ट्रेटेजी पे और अपनी उस पॉइंट पे कि 370A जब तक रिफोक नहीं होगा हम इंडिया के साथ मामलात नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, उस पर स्टैंड लिया है। और ये अप्रिशिएबल है क्योंकि इकोनॉमिकली हम उधर से बेनिफिट उठा सकते थे कि इस वक्त हम इंपोर्ट खोल दें तो हमें तो फायदा है। जो अभी मुझसे आप सवाल करें कि जी रमजान में ये मसला हो सकता है, वो तो फायदा हो जाएगा, चीनी सस्ती आएगी, आपके पास टमाटर और बाकी चीजें सस्ती आएंगी। जो डिमांड सप्लाई का इशू बना हुआ है और आपकी पर एकड़ यील्ड कम है पाकिस्तान पूरे में इस वक्त, रीजन क्या है कि पिछले 15 सालों में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो हमारा तो इस वक्त फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हमने प्रिंसिपल स्टैंड लिया उठाया जाता है वो यही है कि पहले फैसले करती है, फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है, रद्द-ए-अमल के बाद अपने फैसले चेंज करती है और फिर मुशावरत करती है। तो ऐसे में हुकूमत को अपनी ही जानिब से अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम मामला है, शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन की भी बहुत बातें की जा रही हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से पूछेंगे। तो सहर कामरान साहिबा, हुकूमत ने तो अब माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जहांगीर खान तरीन का नाम आ रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो पहले तो आप लोग एतराज़ करते थे कि जी सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे, लेकिन अब तो हुकूमत के अपने ही लोग उनके खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं। तो एहतसाब तो फिर सबके लिए हो रहा है ना, इसका तो क्रेडिट हुकूमत को देना चाहिए सहर कामरान साहिबा। जी बस मैं मुंतज़िर हूँ कि देखूं कि कब जो है वो परवेज खट्टर साहब गिरफ्तार होते हैं, कब महमूद साहब गिरफ्तार होते हैं, कब बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात होती हैं, कब मालम जब्बा की तहकीकात होती हैं, कब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है, कब जो है वो जहांगीर तरीन साहब भी गिरफ्तार होते हैं। और जाहिर बात है कि सहूलतकार है, अभी तो उन्होंने जमानत करवा ली है। एक मिनट फवाद, एक मिनट। देखिए बात यह है, मैं तो इस बात की भी मुंतजर हूँ कि वो कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान अहमद नियाजी जो कि जब जो है वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में बैठता है और कश्मीर इशू को भूल जाता है, जिसको ये याद नहीं रहता कि जी कश्मीर हमारी शहरंग है, जिसको ये याद नहीं रहता कि भारत जो है वो किस किस्म की एट्रोसिटीज कर रहा है, जिसको ये याद नहीं रहता कि जो है वो किस किस्म के हमारे जो है वो मामलात हैं खारजा पॉलिसी के, और वो ये फैसला ले लेता है कि हम जो है वो ट्रेड खोल देंगे। तो क्या फिर वजीर आजम इमरान खान अहमद नियाजी उस कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान अहमद नियाजी की जो है कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा? क्या कोई वो जो इस तरह की जो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से डिस्ट्रस्ट मजीद फैलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्या वो उस किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? बात यह है कि आप ट्रेड करें, आप जरूर करें, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। लेकिन इसका जवाब तो कवल शोज़ब बड़ी तफसील से दे चुके हैं ना सहर कामरान साहब। मैं बता रही हूँ, मैं जवाब दे देती हूँ। मेरा एक पॉइंट अभी भी आप अपने वक्त में बोल चुकी हैं। हाँ कमल, अभी सहर आप कंप्लीट करें। जी देखें, बात यह है फवाद कि ये जो आप पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, आपने किसानों की जिंदगियां तंग करके आप भारत के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, ये आप पाकिस्तान पे फोकस कर लेते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना जो पॉवर्टी जो लाइन है उससे लोग नीचे जाते जा रहे हैं। तो ये इनकी जो बातें हैं, इनकी बातों से लोगों के पेट नहीं भरते, ना ही इनकी बातों से जो पाकिस्तान को हर खारजा मुहाज के ऊपर एम्बैरेसमेंट का सामना है वो कम होती है। एक और बहुत अहम बात जो बात की है अली गौहर ने, मैं उसका जरूर जवाब देना चाहूंगी। देखिए आप बार बार बाप पार्टी ये कह रहे, पहली बात ये कि हमारे पास जो 26 वोट थे और बीइंग अक्सरियती पार्टी, हमें किसी और वोट की जरूरत नहीं थी। इनकी पार्टी के नाराज दिलावर खान साहब अगर 3 प्राइवेट मेंबर्स को लेकर उन्होंने अपनी जमात बनाई और उन्होंने कहा कि वो वोट देना चाहते हैं और उनके साथ वो 3 मेंबर्स अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, तो उसका जो है किसी बाप पार्टी से या किसी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं था। हाँ मुझे मैं ये जरूर कहूंगी, देखें ऐसे आप सामने रखें कि पंजाब में आपकी सियासी मुफाहमत हुई थी या नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर्स थे, ये जरूर है कि नेशनल असेंबली में ज्यादा मेंबर्स से जो है वो एक सेनेटर का इंतखाब होता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पंजाब में आपके सियासी इत्तेहाद के ऊपर कोई जो है वो एतराज नहीं किया। इसी तरीके से आप ये देखें कि केपी के अंदर हमारे बहुत सीनियर तरीन मेंबर फरतुल्लाह बाबर साहब थे, और अगर हम वहां पर एक एडजस्टमेंट करते नहीं, ये गलती तो आपसे हुई है, ये गलती तो आपसे हुई है। आपकी पार्टी के लीडरान कह रहे हैं, इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, रजा रब्बानी साहब ने आवाज उठाई है, मुस्तफा नवाज खोकर ने आवाज उठाई है कि ये गलत इकदाम था पार्टी का।
देखिए फवाद, पहली बात यह है कि एक हकीकत जो है उसको सामने रखा जाए ना। इस्टेब्लिशमेंट की जुबैर साहब की मीटिंग तो हो रही है, हमारी तो कोई मीटिंग नहीं हो रही। हमें तो कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा किसी मुकदमे में, हमारे तो मुकदमे भी खुल रहे हैं। आप देखिए सैयद खुर्शीद शाह साहब कब से 2 साल हो गए, उनकी बेल की हियरिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये तमाम मामला हमें इस किस्म की इल्जाम तराशियां नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि जी शायद कोई रिलीफ देना था, इस वजह से जो है वो पीडीएम के अंदर इस किस्म की बयानबाजी करके खिलाफत पैदा किए गए, तो वो अच्छी बातें नहीं होंगी। देखिए हम आपस में इस किस्म के मामला करके जो एक लार्जर कॉज है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सहर आपका नुक्ता आ गया, चूंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अली भाई, जिस तरह की बातें कर रही हैं सहर कामरान साहबा, वो कह रही हैं कि आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातें भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड है जुबैर साहब की मुलाकातें हुई हैं। तो जब आप लोग मुलाकातें कर लेते हैं तो वो ठीक है, अगर हम ऑपोजिशन लीडर, हमारा हक है, हम उसको ऑपोजिशन लीडर अगर बनवा देते हैं तो वो गलत है, ऐसा क्यों है सर? फिर जुबैर साहब की जो मुलाकात हुई उसकी वो काफ़ी दफ़ा वजाहत कर चुके हैं और वो कोई पार्टी की तरफ से उनको नहीं भेजा गया था, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई ऐसी डील सामने नहीं आई कि जिसके ज़रिए हमने कोई इस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदा लिया हो। अच्छा, जो पंजाब की सूरत हाल है, उधर पंजाब में ये सूरत हाल थी सेनेट की के जो मेम्बरान बने थे उस वक्त आपको पता है कि पीटीआई वोटों की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व थी, जिसको रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए वो एक एडजस्टमेंट इस लिहाज से की गई कि जितने जितने जिस पार्टी के वोट बनते हैं सेनेटर वो उतने मुंतखब कर ले, तो लिहाजा वो कोई किसी डील का हिस्सा नहीं था। बाकी जहाँ तक सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपको ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक डायरेक्शन लेस हुकूमत है, ये एक भानबती का कुनबा है, चूं चूं का मुरब्बा है जो इकट्ठा हुआ है। आपने देखा कि सबसे पहले इन्होंने कश्मीर पे सौदा किया, किस हुकूमत पाकिस्तान को हम किस नहज पे ले जाना चाहते हैं, हम किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, किस जगह पर ले जाकर हमने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया कि जो आप बात वही है ना अली साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना चाहते हैं, आप लोग राजी क्यों नहीं होते? फिर बना दे उनको वजीर आला। सुन लेना, जो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, जो भैंसों को बेचने से सिलसिला शुरू किया, अल्टीमेटली आपने देख रहे पूरा स्टेट बैंक जो है वो गिरवी रख दिया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, आप पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं, आप पाकिस्तान को मुआशी तौर पर उस तबाही के दहाने पर आपने पहुंचा दिया है, सिर्फ अपनी करप्शन करने के लिए। सिर्फ जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जहां का कोई ना कोई बंदा इनकी काबीना में नहीं बैठा हुआ, सारी परवेज मुशर्रफ की काबीना सारे उनके आ गए हैं। कमल शोजब साहिबा की तरफ जाना है, सही आपका नुक्ता आ गया, पॉइंट आ गया। आप कमल शोजब साहिबा मुझे ये बता दें कि मुझे जाना है सर, कमल शोजब साहिबा की तरफ जाना है, जो आखिरी मिनट है सर, उनको मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, मुझे इतना बता दें, जानवीर सलीम भी इल्जाम लगा रहे हैं, वही इल्जाम लगा रहे हैं जो ऑपोजिशन लगाती है आपके ऊपर कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या हुकूमत उनका एहतसाब कर पाएगी इस सूरत हाल में? जरा मुझे क्विकली बताओ। मुझे ये बताएं कि जो कमल को बात करने में अली भाई टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल उसका एहतसाब कब होगा? अली भाई टाइम खत्म हो रहा है, हर जगह आपकी दहशतगर्दी। कमेंट करें, कमेंट करें, बताएं कि जो अपना वो फॉरेन फंडिंग केस है, सीक्रेट अकाउंट्स इनकी पार्टी के बंदे ने कमल जल्दी से क्यों नहीं देते? बिल्कुल टाइम खत्म हो। शोजब साहिब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद थे, और सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।